विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, आज जारी हो सकती है भाजपा प्रत्याशियों की पहली सूची। इंडी में सीट शेयरिंग पर मंथन, 19 अक्टूबर तक तस्वीर साफ होने की संभावना। पहले चरण के चुनाव की कल जारी होगी अधिसूचना। सीईओ ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, सी विजिल और सुविधा ऐप समेत अन्य विषयों की दी गई जानकारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहन वाहन चेकिंग और एंटी क्राइम अभियान जारी। पलामू में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। हजारीबाग में 6 लाख रुपए से अधिक नकदी जब्त। और जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 13 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और 45,000 रुपए नकद समेत कई चीजें बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि पाली भाषा को जीवित रखना सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन का माध्यम बन रही है। माध्यम भर नहीं होती, भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। हर भाषा से उसके मूल भाव जुड़े होते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध की वाणी को उसके मूल भाव के साथ जीवंत रखने के लिए पाली को जीवंत रखना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बड़ी नम्रतापूर्वक ये जिम्मेदारी निभाई है। भगवान बुद्ध के करोड़ों अनुयायियों को उनकी लाखों भिक्षुकों की अपेक्षा को पूरा करने का हमारा नम्र प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान आयोजन स्थल पर आयोजित प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में याद किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। और आपको बता दें कि आपसे कुछ देर बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित करेंगे। बुद्ध धम्म की विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रख सकते हैं। संघं शरणं गच्छामि। दिल्ली के विज्ञान भवन में पहले आयोजित होने चरण वाले के विधानसभा चुनाव इस की कार्यक्रम में अधिसूचना झारखंड पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में की 43 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे। प्रत्याशियों द्वारा 25 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी, जबकि उम्मीदवार 30 अक्टूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। मतों की गिनती का काम 23 नवंबर को किया जाएगा।
कल अधिसूचना जारी होने के साथ ही झारखंड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। ऐसे में रांची से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज है। कहा यह जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। भाजपा 68 जबकि आजसू पार्टी 10 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार सकती हैं। लोजपा को 1 और जदयू को 2 सीटें मिलने की संभावना है। कयास यह भी लगाया जा रहा है कि आज भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इधर इंडी गठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर मंथन जारी है। इस सिलसिले में बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। आज इस सिलसिले में कांग्रेस और झामुमो के बीच बैठक भी हो सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पिछले बार के फॉर्मूले के हिसाब से ही इस बार भी सीटों का बंटवारा होगा। इस बार हालांकि वाम दलों को भी कुछ सीटें दी जा सकती हैं। राहुल गांधी 19 अक्टूबर को रांची आने वाले हैं। इसके बाद तस्वीर साफ होने की संभावना है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर 3 वरीय समन्वयकों की नियुक्ति कर दी है। इससे पहले कांग्रेस ने 3 एआईसीसी वरिष्ठ पर्यवेक्षक तारिक अनवर, अधीर रंजन चौधरी और भट्टी विक्रमार्क मल्लू को नियुक्त किया था, जो वहां के नेताओं के साथ समन्वय बनाकर इंडी गठबंधन की जीत की रणनीति तैयार करेंगे। तो झारखंड में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारी तेज कर दी है और इसके तहत कांग्रेस के आला कमान ने तमाम बैठकें चल रही हैं और कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के लिए नियुक्त किए हैं 3 वरिष्ठ समन्वयक। तो कांग्रेस की तैयारियां भी तेज चल रही है। इसके साथ साथ दूसरी पार्टियों में भी राजनीतिक हलचल तेज होती नजर आ रही है। झारखंड पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष एनोस एक्का, प्रधान महासचिव, कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय उपाध्यक्ष की उपस्थिति में पार्टी ने कोलेबिरा, सिमडेगा, मनोहरपुर, चाईबासा और कांके विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का ने बताया कि अगले 2 दिनों में पार्टी अपने अन्य उम्मीदवारों के भी नाम की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा कि समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ तालमेल के लिए भी बातचीत की जा रही है। कोलेबिरा विधानसभा का उम्मीदवार होंगे। कोलेबिरा विधानसभा से हम लोग का विभाव संदेश एक्का उम्मीदवार होंगे और हम लोगों का मनोहरपुर से होंगे महेंद्र जमुदा। उसके बाद हम लोग का चाईबासा से होगा कोलंबस हंसदा। उसके बाद कांके सीट से हम लोग का होगा अनिल कुमार पासवान। आज हम लोग 5 विधानसभा का घोषणा कर रहे हैं। 2 दिन के बाद हम लोग फिर संसदीय का बैठक करेंगे और हम लोग पूरे झारखंड में होने वाले चुनाव का हम लोग घोषणा करेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए संकल्पित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल रांची में इस सिलसिले में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। इस दौरान उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों को अवगत कराया। सीईओ ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा सुविधा ऐप बनाया गया है, जिसके इस्तेमाल से प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सभी आवेदनों को भरा जा सकेगा। साथ ही आरओ ऑफिस में नामांकन के लिए इससे अपॉइंटमेंट भी ली जा सकती है। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों को सी विजिल ऐप, केवाईसी जैसे एप्लीकेशन के इस्तेमाल के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और वाणिज्य कर आयुक्त अमित कुमार के मार्गदर्शन में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों और अन्य अधिकारियों को कर्नाटक के वाणिज्य कर विभाग द्वारा निर्वाचन के दौरान व्यय प्रबंधन और प्रवर्तन से संबंधित अनुप्रयोगों को साझा किया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हैं। लौह नगरी जमशेदपुर में जिला प्रशासन निष्पक्ष चुनाव तैयारियों में जुटा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने अधिकारियों के साथ कोऑपरेटिव कॉलेज में बनाए जा रहे डिस्पैच सेंटर का जायजा लिया और जरूरी निर्देश दिए। 3 सेपरेट बैरिकेडिंग हमारी जो आवश्यक है स्ट्रॉन्ग रूम बनाने के लिए,
और साथ ही साथ हमारे यहाँ से डिस्पैच सेंटर भी जो होना है और रिसीविंग सेंटर जो बनना है उस संबंध में भी अलग अलग दिशा निर्देश दिए गए। सभी क्षेत्रों में हमारा कार्य जो है वो निष्पक्ष रूप से, बहुत ट्रांसपेरेंट रूप से, विदाउट एनी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो पाए, इस संबंध में सभी ऑफिसर्स को डायरेक्ट किया गया। हम लोग 2 एरियाज से डिस्पैच करेंगे, एक LBSM कॉलेज से, एक कोऑपरेटिव कॉलेज से। LBSM के दौरे के बाद हम लोग कोऑपरेटिव कॉलेज में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो कि हमारी जमशेदपुर पूर्वी, पश्चिमी और जुगसलाई, इनका डिस्पैच यहाँ से होगा और सभी 6 के 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रिसीविंग हमारा कोऑपरेटिव कॉलेज में होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में गहन वाहन जांच और एंटी क्राइम अभियान भी तेज कर दिया गया है। पलामू में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पड़वा थाना क्षेत्र में सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस क्रम में एक वाहन से 5 लाख रुपए मूल्य का 358 बोतल विदेशी शराब और 3264 टेट्रा पैक शराब बरामद की गई। इधर हरिहरगंज थाना क्षेत्र में भी सघन छापेमारी के दौरान एक वाहन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की गई है। विधानसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन की प्रलोभन और धन बल पर भी पैनी नजर है। हजारीबाग के चौपारण थाना क्षेत्र में बस में चेकिंग अभियान चलाकर 6,22,000 रुपए नकदी बरामद किए गए हैं। इधर एक महत्वपूर्ण फैसले में उच्चतम न्यायालय के संविधान पीठ ने बहुमत के फैसले से नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को संवैधानिक ठहराया है। 5 जजों की बेंच ने इस पर बहुमत से अपना फैसला दिया है और यह कह दिया है कि ये धारा वैध है। 5 जजों की बेंच में बहुमत से फैसला आ गया है। अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिक वैधता बरकरार रहेगी। आपको बता दें कि इसके तहत 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को नागरिकता, भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। जामताड़ा में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अनवरत जारी है। इस कड़ी में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 2 साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया है। एसडीपीओ विकास आनंद लागुड़ी ने बताया कि इन अपराधियों के पास से 13 मोबाइल फोन, 16 सिम कार्ड और 45,000 रुपए नकद समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। अलग अलग गाँव से, जिसमें से एक का नाम है सुनील रजक और दूसरे का नाम है साबुद्दीन। इनके द्वारा लोगों से जो है एक्सिस बैंक या क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पे एक हेल्प इंडेक्स की तरह का स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड करके लोगों को ठगी किया जाता था। और जो इनका स्वीकार्य बयान में इन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया है। इनके पास से कुछ 13 मोबाइल मिले हैं, एक मोटरसाइकिल मिला है, नकद के रूप में जो है 45,000 मिला है। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में शातिर चोरों ने सड़क पर खड़ी कार का शीशा तोड़कर उसमें से लैपटॉप और नकदी की चोरी कर ली। भुक्तभोगी ने थाने में इसकी सूचना दी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। गाड़ी लगा के गया था, हमारे एक मेंबर के यहाँ स्वर्गवास था तो उनके बैठक में गया था। वहाँ से आने के पश्चात 6 बजे मैंने 6 बजे के 5:55 6 बजे देखा तो मैंने देखा गाड़ी का कांच टूटा हुआ और मेरा लैपटॉप गायब है। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थियों का खाता खोलने सहित अन्य बिंदुओं पर अग्रणी बैंक प्रबंधक तथा जिला में स्थापित सभी बैंक के प्रबंधकों के साथ विमर्श किया तथा आवश्यक निर्देश और सुझाव दिए। जामताड़ा में स्वीप के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। स्कूली बच्चियों ने भी अपनी रचनात्मकता से लोगों को मतदान के लिए प्रेरित और जागरूक किया। पाकुड़ के उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव को लेकर डिस्पैच सह रिसीविंग सेंटर के रूप में चिन्हित बाजार समिति का निरीक्षण किया। उन्होंने भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को विधानसभावार लेआउट अविलंब तैयार करने का निर्देश दिया। कोडरमा जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर मतदान प्रक्रिया के सफल संचालन को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम CH+2 उच्च विद्यालय में शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए चतरा जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक की। इस दौरान राजनीतिक दलों ने प्रतिनिधियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया।
दुमका उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव को लेकर गठित कोषांग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सभी कार्यों को ससमय पूर्ण कर लेने सहित कई आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद उपायुक्त ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सभी कोषांग और नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने सभी कार्यों को तेजी से पूरा करने की हिदायत दी। दीपावली और छठ महापर्व को देखते हुए रांची नगर निगम के उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू की अध्यक्षता में स्वच्छता शाखा के पदाधिकारियों और कर्मियों की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने सभी वार्डों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाने का निर्देश दिया। बोकारो में विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस कड़ी में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ बैठक आयोजित की गई और उनसे मतदाताओं को जागरूक करने और जिला प्रशासन के सोशल मीडिया हैंडल को लाइक, फॉलो तथा शेयर करने का आग्रह किया गया। गढ़वा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्रों में अवैध शराब, हथियार और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के विरुद्ध गहन वाहन चेकिंग एवं एंटी क्राइम अभियान चलाया जा रहा है। गोड्डा उपायुक्त ने जानकारी दी है कि विधानसभा चुनाव में मतदाता जागरूकता और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 18 अक्टूबर से 18 नवंबर तक उपायुक्त गोड्डा के ट्विटर पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता चुनावी प्रक्रिया, मतदाता अधिकार और चुनाव में भागीदारी के महत्व पर आधारित होगी। बोकारो में उत्पाद विभाग ने पेटरवार थाना क्षेत्र के चांदो गांव में अवैध शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 3000 किलोग्राम जावा महुआ शराब और 150 लीटर अवैध चुलाई शराब को जब्त किया गया। शराब निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को नष्ट कर दिया गया। और अब मौसम से जुड़ी खबर। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज और कल कुछ क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। उन्होंने बताया कि आज और कल उत्तर पूर्वी, दक्षिणी और उससे सटे मध्य भागों में वर्षापात का पूर्वानुमान है। आगामी 19 अक्टूबर से मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। आपको जो पूरा ईस्टर्न पोर्शन है, मतलब पूरा जो कोल्हान और संथाल का इलाका है, साथ में जो मध्य का इलाका है, तो साउथ, सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट झारखंड, वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। और 19 तारीख से जैसे ही ये सिस्टम का असर खत्म होगा, कमजोर पड़ जाएगा ये सिस्टम, 19 से लेकर 22 तक में झारखंड में मानसून में जो बारिश है वो एकदम बंद हो जाएगी। आपको मौसम शुष्क देखने को। भारतीय परंपरागत खेल खो खो का दुनिया भर में प्रसार हो रहा है और इसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। अब भारत की मेजबानी में खो खो विश्व कप प्रतियोगिता का भी आयोजन प्रस्तावित है। जी और स्पिरिट का होगा हल्ला बोल, क्योंकि बदले हुए तेवर और कलेवर के साथ हर दिल को रोमांच से भरने आ गया है देसी खेल खो खो का अंतर्राष्ट्रीय अंदाज। मिट्टी से मैट पर आए इस खेल की महक को विश्व भर में फैलाने के लिए अगले साल जनवरी में देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। इस कड़ी में बुधवार को खो खो विश्व कप के लोगों को लॉन्च किया गया। मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए और सभी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होने जाने वाला है, क्योंकि 2025 में हम पहला वर्ल्ड कप हमारे इंडिया में करने जा रहे हैं और इसीलिए हम सभी लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी भी हमेशा यही कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पारंपरिक खेल हैं हमारे देश के, उसे हम आगे लेके जाएं। The World Cup will see competition of the highest order, participation from all continents are being represented. Then you have technology at its best, you have the Indian hospitality you'll have at the best. वैसे ये पहली बार होगा जब भारत खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। विश्व कप इस खेल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिस्पर्धी भावना को भी उजागर करेगा। आज इस खेल ने वैश्विक उपस्थिति दर्ज करा ली है और ये करीब 54 देशों में खेला जा रहा है। विश्व कप के आयोजन से भारतीय खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। खो खो को 2032 तक ओलंपिक खेल के रूप में मान्यता दिलाने का लक्ष्य फिलहाल सामने है और इस कड़ी में ये विश्व कप अहम कड़ी साबित हो सकता है। वैसे जिस तेजी के साथ खो खो का प्रसार पूरे विश्व में हो रहा है,
उसे देखते हुए ये जरूर कहा जा सकता है कि मिट्टी से मैट तक की यात्रा का सुनहरा दौर अब खो-खो के खेल के लिए आरंभ हो गया है। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब कारोबार जगत से जुड़ी खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण सैटेलाइट स्पेक्ट्रम पर सभी पक्षों की टिप्पणियों पर विचार करेगा। ट्राई ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर वो अपना परामर्श पत्र वापस नहीं लेगा। ट्राई के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी ने ये जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की अगुवाई में गठित मंत्रियों के समूह ने जीएसटी में क्षतिपूर्ति उपकर को शामिल किए जाने पर चर्चा की। राज्यों ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर की समय सीमा मार्च 2026 में खत्म हो रही है, लिहाजा इसे पुनर्गठित करने का एकमात्र तरीका ये है कि करों के साथ इस शुल्क को मिला दिया जाए और जिन वस्तुओं पर उपकर लगाया जाता है उनके लिए अलग कर दरें लाई जाएं। ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी डेनिश पावर एसएमई सेगमेंट में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। 22 अक्टूबर से खुल रहे इस आईपीओ में निवेशक 24 अक्टूबर तक निवेश कर सकेंगे। कंपनी आईपीओ के जरिए करीब 198 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। कंपनी ने आईपीओ की कीमत 360 से 380 प्रति शेयर के बीच तय की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने निवेशकों को दिवाली गिफ्ट देने जा रही है। रिलायंस के शेयर धारकों को बोनस शेयर मिलेंगे, जिसके लिए 28 अक्टूबर की रिकॉर्ड डेट तय की गई है। जिन निवेशकों के खाते में इस तारीख को रिलायंस के शेयर होंगे, उन्हें 1 शेयर के अनुपात में 1 शेयर बोनस के रूप में मिलेगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से ग्रीन प्रो समिट के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। इसका विषय था शुद्ध शून्य, निम्न कार्बन सामग्री और प्रौद्योगिकियों की ओर आगे बढ़ना। 2 दिवसीय समिट में CII ग्रीन प्रो और इको चॉइस न्यूजीलैंड के बीच समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया गया। गूगल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक AI भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष 2028 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2030 तक भारत में AI को अपनाने से कम 33 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा होगा। कार निर्माता कंपनी Hyundai मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपए के आईपीओ को अब तक 42% आवेदन मिले हैं। NSE के डाटा के मुताबिक योग्य संस्थागत खरीदारों के हिस्से में 58%, खुदरा निवेशकों के हिस्से में 38% और गैर संस्थागत निवेशकों के हिस्से में 26% आवेदन आए हैं। 58वें इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो का बुधवार को ग्रेटर नोएडा में आगाज हुआ। 4 दिनों तक चलने वाले एक्सपो का आयोजन ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हो रहा है। एक्सपो में दुनिया भर के 3000 से ज्यादा लोग शिरकत कर रहे हैं। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की आज देश भर में जयंती मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से उन्हें नमन किया। महर्षि वाल्मीकि को नमन करता हूं और इस खास अवसर के लिए देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वे लाखों करोड़ों गरीबों और दलितों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। उनके भीतर आशा और विश्वास का संचार करते हैं। वो कहते हैं, किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़ी आसानी से कर सकता है। यह इच्छा शक्ति ही है जो कई युवाओं को असाधारण कार्य करने की ताकत देती है। महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया। उनके लिए सेवा और मानवीय गरिमा का स्थान सर्वोपरि है। महर्षि वाल्मीकि के आचार, विचार और आदर्श आज न्यू इंडिया के हमारे संकल्प के लिए प्रेरणा भी है और दिशा निर्देश भी है। हम महर्षि वाल्मीकि के प्रति सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए रामायण जैसे महाग्रंथ की रचना की। और आइए अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। 17 अक्टूबर साल 1993 से अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर साल 1992 को इस दिन को मनाने का प्रस्ताव पारित किया था।
इस दिन को मनाने के मुख्य उद्देश्यों में से एक है विकासशील देशों में निर्धनता को समाप्त करना। यह दिन निर्धनता में रह रहे लोगों के साथ सक्रिय साझेदारी करके उन्हें निर्धनता से बाहर लाने के प्रयास पर बल देता है। इस दिन को चुनने की वजह यह है कि साल 1987 में आज ही के दिन पेरिस के ट्रोकाडेरो में 1 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए थे और इस बात की घोषणा हुई कि गरीबी मानव अधिकारों का उल्लंघन है और इन अधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए पूरे विश्व को एक साथ आने की आवश्यकता है। इस वर्ष इस दिन के लिए थीम है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए सम्मान को व्यवहार में लाना। और आइए अब जानते हैं आज के हेल्थ सेगमेंट में कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए हाथों का स्वच्छ रहना क्यों है जरूरी। हाथों की स्वच्छता का अभाव कई तरह के संक्रमण और बीमारियों की संभावना को बढ़ा देता है। दुनिया भर के लोगों में हाथ धोने की आदतों में सुधार करने और उनको इसके लिए प्रेरित व संगठित करने के उद्देश्य से हर वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये समझना आवश्यक है कि सही रूप से हाथ धोने का क्या महत्व है और हाथ धोने का सही तरीका क्या होना चाहिए। यदि हाथों को ठीक से न धोया जाए तो कई तरह की बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। हाथों के साफ सफाई का अभाव डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, दस्त, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, पीलिया, H1N1 और कई अन्य बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। आज वर्ल्ड हैंड वॉश डे है। स्वच्छता से ही जीवन है और हाथ को साफ रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है बीमारियों से बचने का। एक्चुअली में यदि हम हाथ नहीं धोते तो हमारे हाथ पे लगे हुए विषाणु, जीवाणु, ग्रीस, केमिकल्स, प्रोटोजोअल के अंडे वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से विषाणुओं की और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, आज जारी हो सकती है भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। इंडी में सीट शेयरिंग पर मंथन, 19 अक्टूबर तक तस्वीर साफ होने की संभावना। पहले चरण के चुनाव की कल जारी होगी अधिसूचना। सीईओ ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक, सिविजिल और सुविधा ऐप समेत अन्य विषयों की दी गई जानकारी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गहन वाहन चेकिंग और एंटी क्राइम अभियान जारी। पलामू में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद। हजारीबाग में 6 लाख रुपए से अधिक नकदी जब्त। और जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र से 2 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 13 मोबाइल, 16 सिम कार्ड और 45,000 रुपए नकद समेत कई चीजें बरामद।